नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस तो आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में स्वागत कर लेते हैं। स्वागत वाली ताली के साथ गहलोत जी का बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। गहलोत जी एक बार फिर वेस्ट बंगाल पर जरा बात करेंगे। देर रात जब अंतिम आंकड़े आए तो मतदान का प्रतिशत 91% को भी क्रॉस कर गया। ऐतिहासिक है। 90 को क्रॉस करना। भारत के मतदान में जहां हमने 50, 52, 42, 32 और कश्मीर में तो न जाने कितने कम परसेंटेज भी देखे हैं, लेकिन ये कोई बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा मेरे लिए नहीं है। अगर एसआईआर में घटे हुए वोटों को आप वापस जोड़ दीजिए तो ये करीब वही 84 के आसपास आएगा, जो कि 82 इससे पहले रहा है। इससे पहले 83% भी वेस्ट बंगाल में मतदान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद एसआईआर ने कम से कम ये काम कर दिया है कि आपकी हमारी मतदाता सूची अब शुद्ध हो चुकी है, पवित्र हो चुकी है। 152 सीटों पर कल जब मतदान हुआ ये प्रतिशत आए, उसके बाद तमाम तरह की बात हर जगह की गई। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट। ममता बनर्जी ने ये कहा कि सबसे पहले तो ये बढ़ा हुआ मतदान एसआईआर के प्रति लोगों का गुस्सा है। गजब, ये तर्क हम लोगों ने कल लाइव में बात कर लिया। लेकिन ममता बनर्जी ने जो ये कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, मेरी एकमात्र इच्छा है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की या भाजपा की सरकार वो सत्ता से बाहर हो जाए, उसकी बर्बादी देखना मेरा सपना है। कल हम लोग जब लाइव कर रहे थे गहलोत भाई, तो पिनाकी जी ने एक बात कही। मैंने ये बात जब उनके सामने रखी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जब किसी नेता को ये पता चल जाता है कि अब हमारा बुढ़िया बिस्तर यहाँ से बंद रहा है, तो उसे अपने काडर को कोई टारगेट देना होता है। इसलिए ममता बनर्जी ने अब उन्हें दिल्ली का काडर टारगेट दे दिया है। तो इसका अर्थ ये है कि ममता बनर्जी ने पहले फेज के मतदान के बाद ही सही कहा हो, लेकिन वो पहले ही मान चुकी थी कि उनका बुढ़िया बिस्तर बांधा जा रहा है, जो कि फर्स्ट पेज में अब दुनिया के सामने है। एक ये बात। दूसरी जरा हम चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ फैक्टर ये कितना वेस्ट बंगाल में पहले फेज में काम किया, दूसरे फेज में। कारण ये कि जितने हिंदी बेल्ट हैं उसमें से कई ऐसी हिंदी बेल्ट हैं जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ा हार्ड सीटें रही हैं, कभी जीती नहीं है। बांकुड़ा नाम की एक सीट है, वहां तो कभी जीती ही नहीं, और भर भर के वहां हिंदी भाषी। तो योगी जी पर बात करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम लोग दूसरे चरण की आगे की तैयारियों पर भी वीडियो किया करेंगे, इस वीडियो में नहीं। लेकिन जरा इसको एक बार तलाशें कि क्या ममता बनर्जी जो एग्रेशन इस बार अपना गायब कर चुकी हैं, जो डिफेंसिव शॉट्स खेल रही हैं, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि कुर्सी से मोह नहीं, और कुर्सी से मोह नहीं है तो काहे ने कह दिया कि अब छोड़ो, अभिषेक बनर्जी हमारा चेहरा है। क्या ममता बनर्जी ये पहले ही स्वीकार कर चुकी थी और ये सारी लड़ाई एक औपचारिकता मात्र है, जिसकी पुष्टि खुद ममता बनर्जी कर रही है? फिर हम योगी जी पर भी आएंगे, उनके फैक्टर पर भी आएंगे। गहलोत भाई, कल पिनाकी दा ने जो बातें कही वह उनके लंबे सार्वजनिक और अकादमिक जीवन का निचोड़ है। पत्रकारिता में भी हम लोग जब काम करते हैं और एक लंबा समय हो जाता है तो पत्रकार हो या नेता, उनको भविष्य समझ में आने लगता है। ममता बनर्जी को अपना भविष्य दिख रहा है, और जब भविष्य दिखता है तो वो चूंकि एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक व्यक्ति की, एक परिवार की पार्टी है तृणमूल। भले ही उसके नाम में ऑल इंडिया लगा हो, लेकिन वो वाईएसआर वाली पार्टी में भी लगा हुआ है, बहुत सारी पार्टीज में लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एक व्यक्ति के नाम पर आधारित चीज है, इनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है काडर्स को जोड़े रखना। इसीलिए नेता का जो कद है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आरजेडी में आप देखिए, लालू गए, बिखर गई पार्टी। जेडीयू में नीतीश कुमार अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है और वो रहेंगे अपने अंतिम समय तक। उसी तरह जयललिता गई, एआईएडीएमके का क्या हाल हुआ वो हम लोगों ने देखा। बाला साहब ठाकरे गए, शिवसेना का क्या हाल हुआ वो हमने देखा। तो तृणमूल के आगे क्या भाई? विधानसभा तो गया, ये चुनाव तो गया, तो अब क्या? तो 2 साल का कम से कम उनको गाजर लटकाना पड़ेगा ना घोड़ों के आगे, ताकि वो लोकसभा चुनाव तक बने रहें, ममता बनर्जी का झोला ढोते रहें, झंडा ढोते रहें, और बंगाल में विपक्ष के नाम पर थोड़ा बहुत जो भी उनका काम होगा वो करते रहेंगे और अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। एक तो ये है। दूसरा,
आपने मत प्रतिशत की बात की, उसमें एक नुक्ता मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं ये बात बारहा कह रहा हूं कि पिछले 50 वर्षों से बंगाल में चुनाव के नाम पर एक बहुत ही भद्दा मजाक चल रहा है। तो ये वोटिंग है सर, ये सचमुच की वोटिंग है। इससे पहले का 82% 83% जो होता था, क्या उसमें सचमुच 82% जनता ने वोट दिया होता था, या जनता का वोट 30-40% ही होता था, बाकी मैनेजमेंट होता था? ठप्पा मारना, ईवीएम लगाना, अत्र लगाना, ये गौर करने की बात है कि हमारे यहाँ इस बार बंगाल में जनता निकली है, लोग निकले हैं, और एसआईआर के बाद शुद्धिकरण का, आपके शब्दों में शुद्धिकरण के बाद जो मसला है बचा, वो लोगों के अंदर भय का था। वो भय खत्म किया केंद्रीय बलों ने, और उसके बाद जनता निकल निकल कर झूम झूम कर आई और झूम झूम कर वोटिंग हुई। अब आपकी बात में योगी आदित्यनाथ वाला जो नुक्ता है, योगी आदित्यनाथ कमाल की नहीं, योगी पे शख्सियत बनकर चलेंगे, उभरे हैं। योगी पे चलेंगे, योगी पे दूसरे हिस्से में चलेंगे। जरा ममता बनर्जी के इन 5 शब्द जो उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, ये 4 शब्द हैं, एक 5वां पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आ गया। हम इसको फिर से डिकोड करना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले चरण के तुरंत बाद उन्होंने कहा, 52% के लगभग मतदान होने के बाद कहा। सेकेंड चरण में ऐसा नहीं है कि 8-10 सीटें बची हैं, अगर इसमें 152 है तो सेकेंड फेज में 142 सीटें हैं, और ममता के मजबूती वाले कहे जाने वाले क्षेत्रों की सीटें हैं। उसके समय ममता ये कहती हैं कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। तो क्या ये खुद ही अपने जो मजबूत चरण हैं वहां ये क्या संदेश दे रही हैं अपने लोगों को? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, इसलिए योगी जी पे आएंगे, थोड़ा इसको और देखते हैं। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, आपको पता है कि मेरी जीविका का एक साधन अनुवाद भी है, तो मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ, हिंदी का अनुवाद हिंदी में। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए से पहले एक ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, इस बार कुर्सी नहीं मिलेगी। इस बार कुर्सी नहीं मिली, तो उसके बाद डॉट 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 3 डॉट देके जो हम लोग जोड़ते हैं ना वाक्यों को, तो पहला, जैसे गणित में होता है ना कि आप कोई थ्योरम सिद्ध करते हैं तो एक स्थिति होती है कि मान लिया जाए कि ऐसा है, तो मान लिया है दीदी ने इस बार कुर्सी नहीं मिलेगी, तो इसका अनुवाद उनके मुंह से हो रहा है कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी मिल कहाँ रही है? जी ठीक है, मान लिया, दीदी ने इजहार कर दिया, दीदी ये मान रही हैं कि उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। दीदी 2 दिन की नेता तो है नहीं, दीदी कोई नौसिखिया नेता तो है नहीं। क्या दीदी को ये नहीं पता है कि 142 सीट वाली जो दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया, जिसमें मेरी पार्टी का सबसे मजबूत स्थिति है, बीजेपी के लिए वो कमजोर कड़ी है, उसके बावजूद ममता बनर्जी ये निराश कर रही हैं अपने वोटर्स को, या ये विक्टिम कार्ड है? मैं ये महंगी सोच रहा हूं कि ये मैसेज किसको दे रही हैं? ये विपक्ष को मैसेज दे रही हैं या अपनी पार्टी को मैसेज दे रही हैं? विक्टिम कार्ड है, बेचारगी है, या अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं, इतनी बुद्धिहीन थोड़ी ना है ममता बनर्जी। मेरे गले से नहीं उतर रहा कि वो नहीं आ रही है, और सेकेंड फेज का महत्वपूर्ण उनके लिए फेवरेबल चरण, और वो ये कह दें कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। वो न तो बेवकूफ हैं और न ही 2 दिन की नेत्री हैं, वो सब कुछ हैं, इसलिए उनको पता है कि इस बार उनके पास सेकेंड फेज में भी एज गया। जो आप बात कह रहे हैं ना, उससे कहीं अधिक आगे वो समझ रही हैं। उनको पता चल गया है कि ये फर्स्ट फेज में जो लहर, जो अंडर करंट ऊपर आ गया है, अब दूसरे फेज में भी उसका असर पड़ेगा और वो बहा ले जाएगा उनको। तो कहीं तेजस्वी यादव वाली हालत ना हो जाए उनकी, जो बिहार में हालत हुई है कि तेजस्वी यादव की पार्टी के व्हिप के खिलाफ खुलेआम बगावत करने वाले विधायक को हटा तक नहीं पा रहे हैं तेजस्वी यादव। क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? क्योंकि जैसे उसको हटाएंगे इनका नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा, ये नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे। तो ममता बनर्जी को ये पता चल चुका है कि वो अब
हार रही हैं, और हार नहीं रही हैं, बहुत बुरी तरह हार रही हैं। उनका दूसरे फेज में जो तमाम लोग, तमाम पंडित, हम लोग भी हैं उसमें शामिल, कि भाई ये है वो है, और कैसे नहीं है भाई। जहां भाई मोमडन बहुल है, उनका दूसरा जो इस तरह के इलाके हैं, जो समीकरण है, उसमें साफ साफ नजर आता है कि भाई मुकाबले वाले सीटों पर भाजपा की बढ़त की कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ममता बनर्जी को पल पल की, कूचे कूचे की खबर है। इसलिए उनको ये समझ में आ गया है कि मेरा दूसरा पेज पहले से भी खराब होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को ये संकेत दे दिया है कि भाई मुझे कुर्सी की चाहत नहीं है। उन्होंने विक्टिम कार्ड भी खेल दिया है। उन्होंने बनर्जी के लिए एक रास्ता भी तैयार किया है, और उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये तीनों ही अच्छा, कांड उन्होंने अपने एक बयान से किए हैं। जी ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं अगर ये कहूं कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, तो वो पलट के इसके बीच की लाइनों में ये कह रही हैं कि भाई इतना कम से कम सीट दे देना कि लीडर ऑफ अपोजिशन, आपने तेजस्वी वाली बात कही कि कम से कम वो कुर्सियां चाहिए हमें, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी नहीं दे रहे हो तो वो नहीं चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन वाली कुर्सी हमका दे दो। एक चीज मुझे और दिलचस्प लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोगों ने जो जनरेशन के दूसरे चरण में हैं, तो उन्होंने नहीं देखा होगा कि ममता बनर्जी विपक्ष में बैठ के कैसे काम करती हैं। हम लोगों ने तो कर देखा है, ममता बनर्जी वाकई अगर कहें तो तेवर से विपक्ष की ही नेता हैं। सरकार में आने के बाद भी उनका तेवर उसी तरह टाइप का रहा, वो खुद ही अपने सरकार के विपक्ष में खड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन अब चलते हैं जरा योगी आदित्यनाथ की तरफ। योगी आदित्यनाथ वो एक चेहरा है जो त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार के लिए उनकी डिमांड भरी रहती है। आप देश के किसी हिस्से में कोई चुनाव हो, लोग चाहते हैं कि भाग्यनगर में अगर नगर निगम का चुनाव हो तो वहां भी योगी जी चले जाएं। योगी जी को पार्टी वहां भेजती भी है। एक वेस्ट बंगाल में जो कल मतदान हुआ, उससे ठीक पहले योगी जी ने एक सभा की, और योगी जी ने वो सभा की जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र में। जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां भर भर के हिंदी भाषी रहते हैं, लेकिन वहां से कभी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली। और योगी जी की जितनी भी सभाएं अगर देखेगा वेस्ट बंगाल में, पहले फेज में, सेकंड फेज में इसको और हम लोग देखेंगे, उन उन इलाकों में जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, और योगी जी बिल्कुल अपने वाली शैली में भाषण, काबा से लेके, गाय से लेके, मछली से लेके, चावल उत्पादन से लेके, अच्छा माहौल बिल्कुल यूपी बिहार वाला बन जाता है योगी जी जब जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। बुलडोजर लेके लोग खड़े हैं, तमाम चीजें हैं। इससे पहले शुभेंदु ने कही दिया था कि हमको बुलडोजर मॉडल हम यहाँ लागू करेंगे। ये एक जो ब्रांडिंग हिंदुत्व के फ्लेवर में गई है वेस्ट बंगाल में, तो योगी जी का ये प्रभाव बंगाली समाज में आप इसको आत्मसात करते हुए देख रहे हैं, या केवल ये स्ट्रेटजी थी कि भाई जो हिंदी भाषी नॉन बंगाली वोटर्स हैं उन्हीं पर इम्पैक्ट, बंगाली समाज पर भी कुछ इनका इम्पैक्ट है? योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति के केंद्रीय शख्सियत के तौर पर उभरे हैं, और वो एक विचित्र कॉम्बिनेशन, अद्भुत युग्म है। विचित्र अद्भुत तो ठीक है, आपने विचित्र कहा, हमको हंसी नहीं, मैं विचित्र भी कह रहा हूँ, विचित्र है इसलिए कि थोड़ा सा पारंपरिक नहीं है। तो पारंपरिक क्यों नहीं है? आप देखिए, एक भगवा वस्त्रों वाला बाकायदा दीक्षित सन्यासी, और दीक्षित सन्यासी ही नहीं, पीठाधीश्वर, और वह व्यक्ति अध्यात्म से ज्यादा अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाने लगे। वह व्यक्ति एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति के लिए तो जाना ही जा रहा है, वह व्यक्ति दूसरी तरफ विकास कैसे होता है, यूपी जैसे बीमारू राज्य को 7 वर्षों में आप कैसे इतने आगे लाके खड़ा कर देते हैं कि अब यूपी की चर्चा आप कभी महाराष्ट्र के बरक्स कर रहे हैं, कभी गुजरात के बरक्स कर रहे हैं, कभी तमिलनाडु के बरक्स कर रहे हैं। जो यूपी कभी मुख्तार और अतीक एक्सपोर्ट करता था, इस्लामिक टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 था, वो उत्तर प्रदेश आज ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश की सड़कें इसके लिए विख्यात कुख्यात थी कि हामला औरत को अगर ले जाया जाए तो उसका हमल हो जाए,
अब जानबूझ के मैंने उर्दू बोली है, हिंदी में ये कि गर्भवती स्त्री को अगर बैलगाड़ी से या किसी चीज से ले जाए तो उसका गर्भ वहीं हो जाए। वो उत्तर प्रदेश आज मुझे पता है कि एक्सप्रेसवे के मामले में नंबर 1। और सबसे मजेदार और विचित्र बात यह कि योगी की स्वीकार्यता नई पीढ़ी में सबसे ज्यादा है। इस फैक्टर को कौन से विश्लेषक भला क्या किसकी मजाल है कि इस तीनों बिंदुओं पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को और उसकी राजनीति को समझ ले। एनजी को तो हम लोग बहुत आए बाएं बोलते हैं कि अरे बर्बाद है, लव जिहाद में फंस जाती है लड़कियां, तो लड़के तो बर्बाद हो चुके हैं, फलाना चिलाना। लेकिन वो जेनजी क्या कर रहा है? वो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में पर क्लबिंग कर रहा है, कहीं भजन संध्या आयोजित कर रहा है। वो हमसे आपसे ज्यादा अपने आप को हिंदू दिखाने, हिंदू मैं हूं उसकी अभिव्यक्ति करने में हमारी पीढ़ी जहां थोड़ी सकुचाती शर्माती थी, ये पीढ़ी तो मतलब लगता है कि पूरे शरीर में हनुमान जी की तरह सिंदूर पोत के और कहेगी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये 3 बिंदु जो हैं वो योगी आदित्यनाथ प्रिंसिपल धीरे बनाते जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या युवा वोटर्स हों, हिंदुत्व वाले जो हों, प्रौढ़ अधेड़ बूढ़े, वो और एक चौथा वर्ग भी है, मोदी जीवा से नाराज वर्ग, स्वर्ण रजत करने वाला वर्ग, कि भाई ये हिंदुत्व की राह छोड़ के आप दूसरी राह पकड़ रहे हैं। वो वर्ग जो है वो भी योगी आदित्यनाथ में खुद का नायक खोज रहा है, नया नायक। ये 3-4 मसले जो हैं, ये 3-4 बिंदु जो हैं, वो योगी आदित्यनाथ की राजनीति को विचित्र बनाते हैं, अद्भुत बनाते हैं। और इस राजनीति को स्टडी करने की जरूरत है, इस पर शोध करने की जरूरत है कि एक साथ ये कैसा विचित्र फेनोमेना भारत में हो रहा है कि एक भगवा वस्त्र सन्यासी विकास का भी पुरोधा माना जा रहा है, हिंदुत्व का भी पुरोधा माना जा रहा है, और थके हारे अधेड़ बूढ़ों के अलावा नई पीढ़ी में 16-17 की बच्चियां और बच्चे योगी जी चाहिए, योगी जी, हमको तो योगी जी बहुत। और कई लोग तो इसको मतलब अब तो चूंकि हर एक बात पर भाई किसी की भावना आहत हो जाती है या क्लिप कटने लगता है, तो संभल के मुझे कहना पड़ रहा है कि कई बच्चियों और युवतियों को तो मैंने सुना है कि भाई ही इज सो सेक्सी। अब लीजिए, अब इसका आप क्या करेंगे? नहीं, तो आजकल की जनरेशन सेक्सी, क्यूट, हाँ, बाबू सोना, ये किसी को भी कह देते हैं सब। हाँ, किसी को भी कह देता है वो तो। हाँ, फादर और पूरे आदर के साथ, और पूरे आदर के साथ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो ये एफ से वाला शब्द भी कि योगी जी यूज टू एफ यू, द ब्लडीज, हाँ, इस टाइप का भी कह देता है। ये तो जनजी का अपना शैली है कहने की, लेकिन उसके अंदर आई लव यू का ही भाव रहता है। तो ये भी साफ है, सूत्रों से जुड़ रहा है, अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि फर्स्ट टाइम के वोटर में ज्यादा ये टेंडेंसी दिखाई देती है, और जहां भी नौजवान वोटर निकलता है तो वो इसी तरह की क्रांति करता है। अफसोस राहुल गांधी के लिए कि वो जेनजी से कुछ और चाहते हैं, और जेनजी उनके मुंह के सामने जाके झाल बजा के कहता है जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो ये वाला हो जाता है। ममता बनर्जी, आप सोचिए क्या प्रारब्ध आ गया। हमने देखा कि जय श्री राम का नारा लग गया कहीं से सड़कों पर, ममता बनर्जी उछल के कूद जाती थी, जैसे जैसे इनके सीट के नीचे से करंट लग गया उनको, और चिढ़ जाती थी। वही ममता बनर्जी आज ये देख रही हैं कि भाजपा का 2 झंडा प्रचार टोली में, हम लोगों ने देखा 1 दर्जन झंडे भगवा, और नारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कैंडिडेट का घंटा नहीं लग रहा है, नारा क्या लग रहा है, जय जय श्री राम। उसके सामने आप जो है जय बांग्ला कहने के बाद भी वो करंट पैदा नहीं कर पाई, और यही वजह है कि अब मोह माया से मुक्त हो चली हैं ममता बनर्जी, ऐसा वो जता रही हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी जल्दी ममता बनर्जी कैसे हार मान गई। क्यों? क्योंकि पहले फेज की बानगी देखने के बाद मुझे कोई पद नहीं चाहिए, दीदी ने 142 बची सेकंड फेज की सीटों पर अपने समर्थकों को अनाथ टूअर कहीं का नहीं छोड़ा है। ये है राजनीति जब जनता बदलती है। और एक चीज और चलते चलते आज के इस वीडियो में कहूंगा, ममता बनर्जी ये जान रही है, और मैं तो इसको हजारों बार दोहरा चुका, कि बंगाल में अब कितनी सीटें आ रही हैं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बात का ध्यान करिए, आंख बंद करिए, एक बात का ध्यान करिए
कि बंगाल ने जब जिसको सत्ता से हटाया है, झाड़ू मार के हटाया है, ममता बनर्जी जानती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लीडर ऑफ अपोजिशन लायक भी हम ना बचे, क्योंकि बंगाल की यही फितरत रही है। तो सेकेंड फेज की सीट दर सीट हम बातें करेंगे, पिनाकी जी के साथ भी बातें करेंगे। पिनाकी जी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो आज तो नहीं, लेकिन कल का लाइव हम जरूर सेकेंड फेज बंगाल पर करेंगे। व्यालोक जी भी रहेंगे, आप जरूर देखिएगा। उसके अतिरिक्त बंगाल के इस फर्स्ट फेज की धमक कहां तक जाएगी, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने डॉक्टर डैंग, ये मामला कहां तक जाएगा, इस पर आगे की चर्चा हम सीट टू सीट 142 सीटें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये नया एक खेल है कि यहां से वो कितनी सीटें अपने लिए लेके आती है। बात सीटों की नहीं है, बात यह है कि बंगाल ने क्या भारतीय जनता पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पर स्वीकार कर लिया है। जय श्री राम के साथ, हर हर महादेव के साथ, कृष्ण के उपासना के साथ उसने क्या जगत जननी मां जगदम्बा के बंगाल को आत्मसात कर लिया है, ये देखने को अभी बाकी रहेगा 4 तारीख को। तो आज की चर्चा भी यहीं समाप्त करते हैं। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस रूप की लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं हाय रे वो दाढ़ी कहाँ गई। कुछ लोग कह रहे हैं व्यालोक जी को हम पहचान ही नहीं पाए। तो इनके ऊपर भी बंगाल का असर है, और 4 तारीख के बाद फिर देखते हैं कि ये किस रूप में नजर आते हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा समाप्त करने से पहले आपसे वही निवेदन कि वीडियोस को आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बेल आइकन दबा लेंगे तो सूचना आपको मिलेगी। सब्सक्राइब किए बिना अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, यह अन्याय है हम जैसे लोगों के साथ। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यालोक जी का आपको पता है व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, तो वहां भी आप जरूर जाइए। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री जय राम। श्री राम।